हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 10 की गणित, यानी कि हम एनसीईआरटी पूरी पढ़ेंगे कक्षा 10 की। ठीक है, जिसमें आज पहला अध्याय है, अध्याय 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, यहाँ से हम टोटल जितनी भी आपकी अध्याय हैं एनसीईआरटी में कक्षा 10 में, वो सारे के सारे पढ़ेंगे। आप लोग क्लास 9 से अब 10th में आ चुके हैं और आपको अब बोर्ड पेपर देना है जिसमें आपको मैथ मिलेगी। और आपको मैथ से डर भी लगता होगा, तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको मैथ को कायदे से समझा पाऊँ। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई और डाउट लगे, कोई भी चीज़ ऐसी पूछनी हो, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं उस पर भी अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग जो है वास्तविक संख्याएं से पहले चैप्टर से। कक्षा 9 में आपने बहुत चीज़ें पढ़ी होंगी, परिमेय, अपरिमेय। ठीक है, बहुत चीज़ें आपको पता होंगी। फिर से एक बार हम लोग जो है यहाँ जहाँ जहाँ यूज़ होगा वहाँ वहाँ आपको चीज़ें समझाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वास्तविक संख्याओं को समझने से पहले हमें समझना होगा संख्या जो होती है कितने प्रकार की होती है। संख्या दो प्रकार की होती है, एक होती है काल्पनिक संख्याएं और एक होती है वास्तविक संख्याएं, जो हमको पढ़ना है। ठीक है, वास्तविक संख्याएं वो होती है जिनका वास्तव में कोई मान नहीं होता है, जिन्हें किसी भी रेखा पर कोई भी बिंदु अगर हम बना दे तो वो बिंदु उस रेखा पर स्थान को बता देगा, उस संख्या को बता देगा। कैसे, जैसे एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए शून्य, ये भी एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, 4 वास्तविक संख्या है, -4/3 वास्तविक संख्या है, 3 है। मतलब जितनी भी शून्य, ऋणात्मक, धनात्मक, जितनी भी वास्तविक संख्या वास्तव में कोई संख्या होती है ना, जिससे किसी भी रेखा पर बिंदु द्वारा दर्शाया जा सकता है, उसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। अभी बहुत सी वास्तविक संख्याएं, इनके कई प्रकार, सब कुछ अभी हम यहाँ पे एक एक करके जानेंगे। बात करते हैं काल्पनिक संख्याओं की। देखिए, काल्पनिक संख्या वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपको फर्स्ट ईयर में मिलेगा, लेकिन होती क्या है थोड़ा समझ लीजिए। जैसे हमने यहाँ पे लिखा x² + 1 = 0, ऐसा लिखा, तो यहाँ से हम आपसे कह सकते हैं कि x² बराबर क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर -1 हो जाएगा, है ना। यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, √-1। और इस √-1 का कोई मतलब नहीं होता, तो इसको हम लोग लिखते हैं i से। ठीक है, आयोटा से लिखते हैं, यानी कि काल्पनिक संख्याओं को दर्शाने के लिए हम i का इस्तेमाल करते हैं। जब आप फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो इसको अच्छे से समझेंगे। फिलहाल आपके लिए समझना है क्या, वास्तविक संख्याएं, इसी को हम लोग लेके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो समझ गए। चलिए, अब हम लोग जानते हैं कुछ संख्याओं के बारे में, जैसे परिमेय, अपरिमेय, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, उन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो ये थोड़ा सा बात होगी इस वास्तविक संख्याओं के बारे में। अब हम इसको हटाते हैं, नए तरीके से लिखेंगे, फिर आपको समझाते हैं। ठीक है, चलिए हटा दें इसको, यहाँ से हटाते हैं पूरा। हम लोग धीरे धीरे एक एक चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि ये पूर्णांक क्या होते हैं। ठीक है, समझिए। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मैंने कोई नंबर लिया, -3, -2, फिर आगे क्या होगा, -1, फिर क्या आएगा 0, फिर +1, फिर +2, फिर +3, ऐसे ही इधर पीछे बढ़ाइए, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट पहुँचेगा माइनस तक की। आगे बढ़ाते जाइए तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, +∞ तक पहुंच जाएगा, है ना। तो पूर्णांक का मतलब होता है सभी संख्याएं, यानी कि निगेटिव भी, पॉजिटिव भी और जीरो भी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि -∞ से लेकर के 0 और +∞ तक जितनी संख्याएं आती हैं ना, वो सारी की सारी क्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं। बात समझ गए भाई। 0 से नीचे अगर जाएंगे तो -1 मिलेगा, फिर -2 मिलेगा, ऊपर जाएंगे तो +1 मिलेगा, +2, मतलब इधर का भी सब, प्लस वाला भी, माइनस वाला भी और 0, इन सबको मिला करके हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। क्या बात समझ में आ गई। इसका मतलब 4 क्या है, पूर्णांक है, -4 क्या है, ये भी पूर्णांक है, 0 ये भी पूर्णांक है। बात समझ में आई नहीं आई। अब बात करते हैं ये पूर्ण संख्या क्या होती है। देखिए, आपने अगर हम गिनती गिनना स्टार्ट करें, 1, 2, 3, 4, 5, इनफाइनाइट तक पहुंच जाएं। ऐसे ही प्राकृतिक संख्याओं में भी हम गिनना स्टार्ट करें, 1, 2, 3, 4, डॉट इनफाइनाइट तक पहुंच जाएं। तो देखिए, अगर हम यहाँ 0 लगा दें तो इन संख्याओं को होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या कहेंगे। यानी कि 0 लग जाएगा तो हम कह देंगे कि ये पूरा क्या है, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या है। लेकिन अगर 0 को हटा दें, सिर्फ 1 से स्टार्ट करें, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, तो 1 से लगा करके चलते चले जाएं, इनको हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। सबसे पहली बार पूर्णांक समझ गए, मतलब सारी संख्याएं, जैसे निगेटिव, पॉजिटिव, जितनी पूर्ण संख्या है, जैसे निगेटिव, पॉजिटिव और 0, इन सबको मिला लेंगे तो क्या बनेगा, पूर्णांक। फिर पूर्ण संख्या क्या होंगी, 0 से स्टार्ट होकर 1, 2, 3, 4 चलती चली जाएंगी। उसके बाद अगर हम बात करें प्राकृतिक संख्या, तो 0 हट जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 से आगे चलती चली जाएंगी, वो क्या कहलाएंगी, प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी। क्या बात समझ में आ गई। आसान थी चीज़ें। ठीक है, देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक,
अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, अब हम बात करने जा रहे हैं परिमेय संख्याओं की, अपरिमेय संख्याओं की क्या होती हैं। ठीक है, चलिए इनको हटाते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अब हम लोग समझने जा रहे हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, लेकिन उससे पहले कुछ बातें जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, समझिए, कुछ संख्याओं के बारे में और समझते हैं। जैसे सबसे पहले आता है सम संख्या। ठीक है, सम संख्या क्या होती है? वो संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएं और शेषफल शून्य आए, उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 4 को अगर हम 2 से भाग करेंगे, 2 दूना 4, पूरा कट जाएगी, नहीं कट जाएगी। ठीक है, 2 को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो ये भी कट जाएगी, शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा, शेषफल 0 आएगा। ठीक है, अब आप एक बात बताइए, हम अगर आपसे कहें 0 को 2 से भाग करें तो भाई कट ही तो जाएगी, 0 2 से 0 ही शेषफल आएगा, तो 0 भी सम संख्या हो गई। इसका मतलब सम संख्याएं कौन सी हो गई? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और ऐसे ही आगे सब क्या कहलाएंगी? सम संख्याएं कहलाएंगी। उसके बाद हम समझते हैं विषम संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, विषम संख्याएं जो 2 से नहीं कटती, विषम संख्या हो जाती हैं। कौन कौन सी हो जाएंगी? देखिए 1, 2, 2 से पूरा नहीं कटती। ठीक है, 1 नहीं, 2 नहीं होगी, 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे आगे चलती जाएंगे, सब क्या कहलाएंगी? विषम संख्या कहलाएंगी। अब इसमें भी हम कुछ चीज़ें समझते हैं। जैसे एक होती है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, बहुत ध्यान से ये बात समझिएगा। देखिए भाज्य संख्या क्या होती हैं? वो संख्याएं जो खुद से भी कटें। समझिए, जैसे 4 किससे किससे कट जाएगी? 4 1 से कट जाएगी, 1 चक्कू 4, 2 से भी कट जाएगी, 2 दूनी 4, और 4 से भी कट जाएगी, 4 एकम 4। यानी कि वे संख्याएं जो खुद से भी कटें, देखिए खुद से भी कटें, 1 से कटें और अन्य की संख्याओं से भी कटें, उन संख्याओं को हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4, ठीक, 6 को भी कह सकते हैं, और 8 भी हो सकता है। नहीं हो सकता है क्या भाई? 1 से कटेगा, 8 से कटेगा, और 2 4 से भी कट जाएगा। ऐसे ही डॉट डॉट जितनी संख्या होंगी सब क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्या। अब बात करते हैं अभाज्य संख्या के बारे में। ठीक है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या, देखिए ऐसी संख्याएं जैसे हमने 7 लिया, 7 1 से कटेगा, 7 से कटेगा, बाकी किसी से नहीं कटेगा। ऐसी संख्याएं या वे संख्याएं जो स्वयं से कटती हैं, विभाजित हो जाती हैं, 1 से विभाजित हो जाती हैं, बाकी अन्य किसी से विभाजित नहीं होती, वो क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती हैं। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबके दिमाग में आता है यार 3 होगी, 3 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, विषम संख्याएं भी हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर हम 2 को देखें तो 2 भी तो एक अभाज्य संख्या है। 2 1 से कटेगी और स्वयं से कटेगी, बाकी किसी से थोड़ी ना कटेगी। तो अभाज्य संख्या लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? 2, 3, ठीक है, उसके बाद 5 भी तो हो गया, अभाज्य संख्या है। फिर 7, क्या 9 लिख दें? नहीं, 9 1 से कटेगा, 9 से कटेगा, 3 से भी तो कटेगा, तो 9 नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, 7 9 11 हो जाएगी। ये सब क्या कहलाएंगी? डॉट डॉट, ये सब हो जाएंगी अभाज्य संख्याएं। क्या बात समझ में आई? ठीक, अब ये समझ में आ गई तो हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं पे चलते हैं। देखिए लिखा है वे संख्याएं जिन्हें P/Q, P कोई नंबर है, Q कोई नंबर है, ठीक है, लेकिन अभाज्य नंबर है, दोनों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, परिमेय संख्या कहलाती है। देखिए जहाँ Q 0 नहीं, अरे गलत हो गया यहाँ पे एक चीज़, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, जहाँ Q 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q 0 हो जाएगा तो ये ऊपर सबको क्या कर देगा? इनफाइनाइट नहीं हो जाएगा, किसी को 0 से भाग देंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। यानी कि Q अगर 0 नहीं है और PQ क्या हो? एक पूर्णांक हो, तो हम कहेंगे कि ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। बात समझ में आई? देखिए एग्जाम्पल क्या है? 1/3, देखिए 1 और 3 है ना, 4/5, 1/2, -3/7, 0/1, ठीक है। अगर 0 को लिखा है तो 1 नीचे लिख सकते हैं ना, तो ये P हो गया, ये Q हो गया। P 0 की बात नहीं कर रहा है, कह रहा है Q 0 नहीं होना चाहिए, तो Q 0 नहीं है। और भी हम कह सकते हैं 5 है क्या परिमेय संख्या? बिल्कुल है, 5 के नीचे आप 1 लिख सकते हैं ना, कोई फर्क तो 5 को पड़ेगा नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। बात समझ गए? वे सभी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 और P और Q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए, उन्हें हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। एक और चीज़ आती है कि ये जो 2 संख्याएं होती है P और Q, इनका जो है HCF 1 होना चाहिए। अब HCF यानी कि मासा यानी कि महत्तम समापवर्त्य, इसको भी हम आगे समझेंगे, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे बात नहीं लिखी वो वाली। तो परिमेय संख्या आप लोग समझ गए। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की। तो जिनको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो सभी क्या हो जाती हैं? अपरिमेय संख्या हो जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में
आसान संख्याएं। आसान संख्या मतलब जैसे आपने भाग किया, बात समझिए, जैसे मान लीजिए किसी भी संख्या को भाग किया और उसका भाग आगे आगे चलता चला जाएगा, चलता चला, रुकेगा नहीं, कहीं भी नहीं रुकेगा, ठीक है, इनफाइनाइट तक चलता चला जाएगा, तो उसे हम आसान संख्याएं बोलेंगे, ठीक। और आसान संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। दूसरी चीज़, अगर अंडरवुड में अभाज्य संख्याएं, देखिए 2, 3, 5, 7 अंडरवुड में है, तो ये सब क्या कहलाएंगी? ये भी हमारी क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, नोट यहाँ मैंने अलग से लिख दिया, एग्जाम में पूछे जाने वाला, पाई क्या है? परिमेय है कि अपरिमेय? तो पाई का मान आपने सुना होगा कि अभी तक निकला नहीं है, बहुत लंबा है, 3.14 और डॉट डॉट चलता चला जाता है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? एक अपरिमेय संख्या बोलेंगे। लेकिन पाई का मान एक 22/7 भी पड़ा होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे 22/7 परिमेय कि अपरिमेय, तो आप कहेंगे भैया देखिए ना, ये फॉलो कर रहा है इसको, परिमेय को, तो इसलिए ये क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। दूसरी चीज़, अब कुछ चीज़ें और समझिए, ठीक। अब चलिए, हाँ, शांत संख्याएं, अगर हमने 1.23 रुक गया, ठीक है, दशमलव के बाद 2 बार गया या 3 बार गया लेकिन रुक गया, तो उसे हम बोलेंगे शांत, ठीक है, ये जो है समाप्त हो गया, तो ये क्या हो जाएगी? कौन संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। और एक चीज़, परिमेय संख्या और भी कैसे पता लगाएंगे? मान लीजिए 1.2333 आगे 33 आएगा, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1.23 बार, यानी कि ये पुनरावृत्ति होती चली जाएगी, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। तो जितने टाइप के सवाल परिमेय अपरिमेय संख्याओं से बन जाते हैं क्लास 10th में बहुविकल्पी में, तो वो सारे के सारे हमने आपको यहाँ पे बता दिए हैं एक बार, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं इसमें, ठीक है। चलिए हटा दें इसको यहाँ से, ठीक, नोट कर लिया। अब हम समझने जा रहे हैं HCF, LCM, ठीक है। देखिए HCF, एक एक चीज़ हमने लिख दिया ताकि आप कहीं पे कंफ्यूज ना हो। HCF को ही हम मासा बोलते हैं। मासा कहीं लिखा हो, समझ लीजिए SCF की बात कर रहा है। SCF फुल फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और मासा को ही हम पूरा पूर्ण रूप में क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्त्य बोलते हैं, ठीक है। ये तो हो गई इसकी फुल फॉर्म की बात। अब होता क्या है इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। बात समझ गए? जैसे 2 संख्याएं हैं, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे क्या कहलाती है? उन संख्याओं का मासा कहलाती है, यानी कि HCF कहलाती है। जैसे हमने उदाहरण के लिए यहाँ पे 6 और 10 ले लिया। अब आप बताइए बड़ी से बड़ी वो कौन सी संख्या है जो 6 और 10 दोनों को क्या कर दे? विभाजित कर दे। तो आप कहेंगे 1 कर देगी, ठीक है। 1 से बड़ी 2 भी कर देती है। क्या 3 कर पाएगी? 3 नहीं कर पाएगी। देखिए 3 नहीं कर पाएगी, 4 नहीं कर पाएगी, 5 नहीं कर पाएगी। सबसे बड़ी फिर 2 ही आ गई यहाँ पर कि 2 क्या है? इनका HCF है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसका आंसर क्या हो गया? देखिए 2 हो गया। अब बात करते हैं LCM की। LCM के बारे में देखिए, LCM की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। लासा, ठीक, इसको हिंदी में बोलते हैं लासा, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। तो ये चीज़ें आपके क्लियर हो गई। कहीं पे भी ऐसा कुछ लिखा है तो आप समझ जाएंगे कौन सा HCF है, कौन सा LCM है। LCM का मतलब क्या है? देखिए इसको समझते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। इसमें क्या था? संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देती है। इसमें क्या लिखा हुआ? दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। क्या कहलाती है? उन संख्याओं का LCM कहलाती है। फिर हमने यही 2 संख्या ले ली, 6 और 10। अब एक बात बताइए, 6 और 10, देखिए 60 जो है, 60 ये भी दी हुई, देखिए क्या लिखा हुआ है? जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो 60 6 से भी हो जाएगा, 10 से भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है वह छोटी से छोटी संख्या। तो 60 से भी छोटी अगर देखें तो 30 होती है। 30 देखिए 6 पंजे 30 और 10 तियाँ 30। अब इससे छोटी कोई नहीं है जो 6 और 10 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका LCM क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, HCF LCM का क्या होता है समझिए। 2 संख्याओं के HCF और LCM का क्या फॉर्मूला होता है? देखिए लिखा है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। ये फॉर्मूला होता है। यानी कि हम कह सकते हैं 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका LCM इंटू HCF। देखिए इसको प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे? देखिए पहली संख्या हमने मान लिया 6 है, दूसरी संख्या 10 है, और HCF क्या है इन दोनों का? देखिए HCF 2 है, LCM कितना है? 30, और HCF कितना है? 2। तो 6 दहाम कितना होता है? 60, और 30 दूनी कितना होता है? 60। देखिए क्लियर हो गया कि ये फॉर्मूला सही है कि नहीं सही है? तो ये फॉर्मूला इनका होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंडों के बारे में। फिर HCF जो हमारी प्रश्नावली 1.1 है वो क्या है? देखिए उसमें लिखा हुआ है, पहला ही क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहले हम अभाज्य गुणनखंड समझें, फिर इनको समझेंगे प्रश्नावली को। यानी कि 1.1 पढ़ाने के लिए हमको आपको इतना सब बताना पड़ रहा है, तो इसको आप सीख लीजिए कायदे से, ठीक है। चलिए हटा दें इसको, अब समझते हैं अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। हटा दें। चलिए हम लोग समझने जा रहे हैं अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। देखिए जैसे हमने एक संख्या लिखी, मान लिया 15। अब 15 को हम कुछ ऐसे, इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है, ठीक है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या बनेंगे, इसको निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो 15 को हम यहाँ पे सबसे पहले देखिए ऐसे करके भाग देंगे, ठीक है। सबसे पहले 2 से भाग दें, तो 2 से क्या कटेगा, ये नहीं कटेगा। अब देखते हैं कि किससे कटेगा, 3 से कटेगा, हाँ 3 से कटेगा। तो 3 पचा 15, ठीक है। तो 5 आ गया। अब यहाँ कितना लिखें जो 5 कट जाए, आप कहेंगे सर 5 लिख दीजिए, 5 एक कम 5 हो जाएगा। अगर हम देखें तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 5 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। और 3 भी क्या है, अभाज्य संख्या है, 5 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। और इन दोनों का गुणनफल ही क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया। किसका हो गया, जो संख्या दी हुई थी। तो ये भाज्य संख्या थी, इसको किस में तोड़ लिया हमने, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ लिया। ऐसे ही अगर हम 6 की बात करें तो 6 के क्या हो जाएंगे अभाज्य गुणनखंड, देखते हैं। तो 6 सबसे पहले 2 से स्टार्ट करिए, 2 3 6, 3 एक कम 3, तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 3। अब देखिए दोनों क्या है, भाज्य संख्या है, इनका गुणनफल ये हो गया, यानी कि ये भाज्य संख्या के क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया। और भी कुछ करने की कोशिश करते हैं, जैसे 10 लेते हैं हम लोग। 10 का क्या हो जाएगा, यहाँ 10 लिखा, ठीक है। 2 से काटिए, 2 पंजे 10, फिर 5 से कटेगा, 5 एक कम 5, तो 2 गुणे 5। इसको किसके रूप में हमने लिख लिया, 10 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लिया। क्या बात समझ गए। और संख्याएं लें, जैसे 20, तो 20 के अभाज्य गुणनखंड कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 20 को फिर से यहाँ से करिए, देखिए 2 दहाम 20, फिर 2 पंजे 10, और यहाँ 5 एक कम 5, तो क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख लिया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 5, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया अभाज्य गुणनखंड। आई होप आप समझ गए होंगे कि दी हुई संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे बनाना है हमको, ठीक है। अब हम अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालना जाता है, इसको भी सीखेंगे, क्योंकि आगे हमको ये प्रश्नावली में पढ़ना है, ठीक है। चलिए हटा देते हैं इसको यहाँ से। देखिए अब हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, वो भी किससे, अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो पहले हम चीज़ों को देखिए, हमने यहाँ पे लिख दिया है ताकि आप लिखा हुआ भी समझे। उसके बाद हम आपको उदाहरण के तरीके से समझाएंगे, जो कि आपको ज़्यादा समझ में आए, क्योंकि मैथ का मतलब होता है लगाना, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये चीज़ें समझिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ एवं एलसीएम निकालना। यहाँ हमने उदाहरण भी क्या लिखा है, संख्या 6,20 का एचसीएफ व एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालिए, ठीक है। हमने ऐसा लिख भी दिया है। अब सबसे पहले हमें करना क्या है, देखिए माना 2 संख्याएं ए और बी, जैसे ये दिया हुआ है ए और बी, जिनका एलसीएम व एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले ए और बी को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं। पहले कहा, तो चलिए इसको करते हैं, ठीक है। तो 6,20 के अभाज्य गुणनखंड को लिख देते हैं, ठीक है। 6,20 को अभाज्य गुणन, कहाँ गया, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने पर या व्यक्त करने पर, ठीक है, लिखने पर, बात को समझे, लिखने पर लिख देते हैं। तो 6 के भी हम निकाल चुके हैं, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 6 के क्या हो जाएंगे, 2 गुणे 3, यही हो जाएगा। और 20 का क्या हो जाएगा, देखिए 2 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 दूनी 10 हो जाएगा। उसके बाद क्या आता है, 2 दूनी 4, ठीक है। और 4 पंजे 20, यही तो आएगा। करके देख लेते हैं 20 को, भाई 2 से काटेंगे, 2 दहाम, फिर उसके बाद 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, और फिर 5 एक कम 5, तो यही तो आ जाएगा आपके पास। ये अभाज्य गुणनखंड हो गए, ठीक। अब समझिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुणे में 5, 20 के अभाज्य गुणनखंड हमने कर लिए, 6 के भी कर लिए। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, एचसीएफ हम कैसे कहेंगे, ठीक है। तो एचसीएफ किसका, 6,20 का, जिसको हमें निकालना है बराबर क्या हो जाएगा, लिखा है संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ। देखिए इन संख्याओं में दोनों अभाज्य गुणनखंड, देखिए उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल, ठीक है। तो उभयनिष्ठ कौन है, इन दोनों में देखिए, एक ये हमने व्यक्त किया, एक ये व्यक्त किया, इन दोनों में उभयनिष्ठ कॉमन कौन है, आप कहेंगे कॉमन तो 2 है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है।
अब इन दोनों में छोटी घात किसकी है? आप कहेंगे सर ये एक घात है, ये दो घात है, छोटी घात इसकी, यानी कि HCF क्या हो जाएगा 2। और अब यहाँ से आप समझ भी गए कि 2 वैसे भी इसका HCF होगा। कैसे? देखिए ये बड़ी सी बड़ी संख्या है जो दोनों को काट दे, इससे ऊपर कोई ऐसी संख्या नहीं जो दोनों को एक साथ काट दे। ये क्लियर हो गई बात। अब बात करते हैं LCM की। LCM कैसे निकालेंगे हम लोग? LCM किसका? 6,20 क्या? देखिए ये सबसे अच्छा तरीका होता है समझाने का, हमें लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। LCM देखिए कैसे निकालेंगे, लिखा है संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। प्रत्येक, यहाँ कॉमन था, यहाँ प्रत्येक है, तो इस दोनों को देखिए, ये 2 हो गई, दोनों क्या है? अभाज्य गुणनखंड है, कॉमन भी है, अभाज्य हैं, तो इनमें से सबसे क्या लिखा हुआ है? देखिए क्या लिखा हुआ है? संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड। तो 1 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, ये भी अभाज्य गुणनखंड है, ये भी अभाज्य है, लेकिन इनमें बड़ी घात कौन सी? 2 का स्क्वायर, तो ये लिख लेंगे 2 का स्क्वायर। फिर 3 ऊपर है, 3 नीचे नहीं है, लेकिन ऊपर तो है, लेना तो इसको ही पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड में 3 आ जाएगा। फिर देखिए इसमें दोनों में देखिए 5 यहाँ है, 5 यहाँ नहीं भी, फिर भी 5 है, लेना इसको ही पड़ेगा, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड कह रहा ना, तो जो कॉमन है उसमें बड़ी घात ले लिया, और बाकी 3 इधर नहीं इधर है तो इसको ले लिया, 5 यहाँ है तो इसको भी ले लिया। लिखा नहीं हुआ देखिए, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात। अब यहाँ 3 है नहीं ना, तो यही तो बड़ी घात हुई, तो इसलिए 3 लिया, यहाँ 5 लिया, तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। सॉल्व करिए, 2 दूनी 4 और 3 पचे 15, 15 चक्कू 60, 60 इसका क्या हो जाएगा? 60 LCM हो जाएगा। अब हमें ये भी देखिए, ये हमारा आंसर आ गया है, लेकिन आप अपनी संतुष्टि के लिए इसको चेक कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला था कि सही करा है नहीं करा है? पहली संख्या 6 गुणे 20 बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। तो HCF कितना है? 2, LCM कितना है? 60। ठीक, अब देखिए 6 दूनी 12 मतलब 120, और इधर देखिए 6 दूनी 12 मतलब 120। इसका मतलब हमारा जो है मामला बिल्कुल सही है, हमने सही सवाल लगा रखा है। ठीक, इससे आप पता भी कर सकते हैं, क्योंकि आगे जांच करने को कहेगा तो जांच भी इसी से हम लोग कर लेंगे। क्या बात समझ में आ गई आपको? समझ में आ गया HCF LCM कैसे निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड समझ में आया? तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब हम देखने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.1। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, इसे हटा दें। जा रहे हैं प्रश्नावली, ठीक है, हाँ प्रश्नावली 1.1। ठीक, पहला सवाल देखिए, सवाल इसमें दे रखे हैं, आपने देखा कितने हो, 1 2, इसके 1 के कितने पॉइंट है? 5 टोटल पॉइंट है। तो इसमें हम आपको 3 कराएंगे और 2 आपको होमवर्क के लिए देंगे। वो मुझे कमेंट करके बताइएगा हुआ कि नहीं हुआ। आंसर लिखने की जरूरत नहीं, पर बता दीजिएगा हाँ हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, चलिए पहले इसको समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। इतना ही तो कह रहा है। सबसे पहली संख्या क्या दे रखा है? फर्स्ट 140, इसको हमें व्यक्त करना है। तो सबसे पहले इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? तो इसको हम काटेंगे ना, कैसे काटेंगे भाई? ऐसे काट के देख लेंगे 2 2 करके। तो 2 से सबसे पहले हमने बताया था कितना आ जाएगा? 2 7 14, यहाँ से 0। फिर किससे काट लेंगे? 2 से। फिर ट्राई करेंगे तो 2 3 6 और 2 पंजे 10। अब किससे कटेगा? 7 से कटेगा या 5 से? 5 से कट जाएगा। छोटे से स्टार्ट करते हैं, 5 7 35, और अब किससे कटेगा? 7 1 7। बात समझ में आ गए? तो 140 के तो क्या लिखेंगे? अभाज्य गुणनखंड किसके? 140 के। ठीक है, 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 140 बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ये हो जाएगा। इसको हम और इससे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे में 7। अभाज्य संख्याएं लिखनी है, इसलिए 2 दूनी 4 मत लिख दीजिएगा। 2 का स्क्वायर यहाँ पे हमने लिख दिया। ये हो गया फर्स्ट, ये आंसर हमारा आ गया। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कौन सा पॉइंट इसका? सेकेंड पॉइंट देखते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है? 156। ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको, आसान है। हम लोग देखेंगे कौन सा? फोर्थ पॉइंट देखते हैं। ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ आपको बताएंगे, थर्ड और सेकंड आपको करना होगा। क्या लिखा है? 5005। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वही इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने पर इसको भाग विधि से करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए 5005। सबसे पहले आप ऐसे भी करके कर सकते हैं। तो 2 से तो कट नहीं रहा है, 3 से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, तो अब 5 से ट्राई करते हैं। तो 5 1 5, 1 2 1, 5 1 5। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब किससे जाएगा? देखिए ये क्या 11 से कट सकता है? तो जिससे भी कट जाए आप ट्राई करिएगा। 6 से 7 से 8 से, हमें पता है हम 11 से कट जाएगा तो काटते हैं। यहाँ पे 11 1
देखिए 1100 लिखा हुआ है, तो 11 9 99, एक बचेगा, 11 एक कम 11। फिर बात करते हैं, अब ये किससे कटेगा, 13 से कट जाएगा। कैसे, 13 सतह क्या होता है 91। अब ये किससे कटेगा, 7 से कट जाएगा, 7 एक कम 7। तो इसलिए 5000, 5 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 5 × 7 × 11 × 13। ये हमारा आंसर आ गया। बात समझ में आ गई, 5 × 7 × आंसर क्या आ रहा है हमारा, 5 7 11 13, यही आंसर आ रहा है। अब इसका 5th पार्ट देखते हैं हम लोग, 2 आपको करने हैं। 5th पार्ट में क्या है, 7429, ठीक है, 7429। तो इसको भी हम लोग पहले इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, ठीक है। कैसे, देखिए, तो क्या 2 से जाएगा, नहीं, 9 है, नहीं जाएगा। 3 से, 3 दूनी 6, 3 चक्कू 12 और 3 सतह 21, नहीं 3 से भी नहीं कर जा रहा है। देखिए जब आप इसको ट्राई करेंगे तो किससे जाएगा, ये 17 से जाएगा, ठीक है। तो कितनी बार लाएगा, 74 पहले है, 17 चक्कू 68 होता है ना, तो 17 चक्कू 68, कितना बचेगा यहाँ पे, यहाँ बच जाएगा 4 और 2 6 बच जाएगा, यानी कि 62। तो 17 तियाँ कितना होता है, 3 सतह 21, 3 एकम 3 2 5 51, तो 17 तियाँ 51 हो जाएगा। अब जब 51 हो जाएगा, था कितना यहाँ पर 62 था, 51 हो जाएगा, तो कितना बच रहा है मेरे पास, 62 था, 51, उधर बचा 9 और 2 11, 119। तो 119 17 के पहाड़े में कितनी बार आता है, ये मुझे बताइए आप ज़रा। 17 के पहाड़े में शायद 7 बार आता है, 7 और 7 49, हाँ 7 बार आता है। तो कितना आ जाएगा आपका, 7 बार आ जाएगा और ये कट जाएगा, 17 सतह कितना हो जाएगा, 119 हो जाएगा। अब बताइए किससे जाएगा ये, ठीक है। यहाँ से 17 हमने काट दिया, अब किससे जाएगा, क्या 2 से जाएगा, नहीं जाएगा। 3 से, तो 3 4 7 11, 3 से भी नहीं जाएगा। क्या 4 से जाएगा, 4 से भी नहीं जा रहा है। 5 से, 5 से भी नहीं जा रहा है। 6 से किससे जाएगा, ये समझ में नहीं आ रहा है, तो किससे जाएगा, देखिए आगे करते जाइएगा। अब 19 बार जब जाएंगे आप, लगभग 19 के बाद, तो ये चला रहेगा। देखिए 19 दूना कितना होता है, 19 दूना होता है 38। अब कितना बच रहा है यहाँ पे, 38 हो गया, बच कितना आ रहा है, देखिए 5 बच रहा है ना, 5 और 5 बच रहा है, यानी कि 57 हो गया। तो 19 के पहाड़े में 57 आता है, 19 तियाँ 57, ये आपका कट जाएगा। अब 23 ही बचा, 23 किसी नहीं जाएगा, 23 एक कम 23 हो जाएगा, 23 एक कम 23। तो इसके अभाज्य गुणनखंड अगर हम देखें, 7 4 2 9 के कितने हो जाएंगे, 17 × 19 × 23, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई, ठीक है। इसमें थोड़ा टाइम लगा, बाकी ये तो आसान ही था ना। बाकी जो 2 बचे हुए हैं आपको, एक कौन सा है 156 और एक है 3825, ये मुझे आपके लिए होमवर्क है। मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप कर पाए कि नहीं कर पाए। अब हम देखने जा रहे हैं, ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, ठीक है। हटा दें इसको यहाँ से, नोट कर लीजिएगा। नंबर 2 देखिए, कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × LCM। मतलब इनके HCF LCM निकाल लीजिए, फिर ये इस फॉर्मूले में रख के जो है जांच कर लीजिए, दोनों तरफ बराबर आ जाएगा, LHS बराबर RHS, तो हम कहेंगे कि हाँ हमारा आंसर सही है, ठीक है। तो इसमें भी देखिए 3 पार्ट हैं, 1 2 3, इसमें से हम 2 हम बताएंगे, 1 आपको करना होगा, ठीक है। चलिए, तो अगर हम बात करें यहाँ पे इसके फर्स्ट पॉइंट की, तो फर्स्ट पॉइंट में क्या दे रखा है, 26 और कितना है, और 91, ठीक, 26 और 91। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, वही काम करेंगे, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने पर तो पहले वो बनाएंगे सारणी। तो 26 को अगर हम देखें तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा 13, ये फिर 13 बार जाएगा, 13 कम 13, ठीक है। और 91 को देखते हैं हम लोग, तो किससे जा रहा है ये, 3 से जा रहा है, नहीं 4 5 नहीं, 7 से चला जाएगा, 13 7 91 होता है ना। फिर यहाँ पे 13 बार जाएंगे, 13 एक कम 13, ठीक है। इसलिए अगर हम यहाँ से देखें तो हम कह सकते हैं कि 26 के बाद गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 × 13, और 91 के क्या हो जाएंगे, 7 × 13 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, ठीक है। अब जब ये हो जाएंगे तो हमें क्या निकालना है, इनका HCF और LCM। तो HCF क्या होता है बता चुके हैं आपको। देखिए दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन 13 है, 13 में सबसे छोटी पावर लेते हैं तो छोटी क्या हो जाए, 13 ही तो हो जाएगी। और अगर LCM की बात करेंगे तो भाई जो है कॉमन है वो तो लेना ही है, उसकी बड़ी घात,
बाकी भी लेना है तो 2 भी आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा और 13 भी आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा HCF और ये हो जाएगा इसका LCM। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, तो दोनों संख्याओं का हमने HCF भी निकाल लिया और क्या निकाल लिया, LCM निकाल लिया। इसको चाहे तो गुणा करके आप लिख दीजिए। LCM कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 का 13 से गुणा करिए, 14 को 13 से करिए, 13 चौको 52 का 2, हंसी लगा 5, 13 कम 13 और 5 कितना होता है 18, 182 इसका क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। और HCF कितना हो गया, अरे गलत कर दिया, HCF होता है ना, HCM और LCM। ठीक, HCF कितना हो जाएगा 13, LCM कितना हो जाएगा 182 हो जाएगा। ठीक, अब हमें जांच भी तो करनी है ना। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, जांच। ठीक है, जांच लिखेंगे। और जांच कैसे करेंगे, क्या लिखा हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल का, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, यही तो हो जाएगा। तो दो संख्याएं कौन सी हैं, 26 गुणे 91 और HCF कितना है 13 गुणे 182। तो ज़रा इसका गुणा कराइए, कितना हो जाएगा, चलिए यहाँ पे करा लेते हैं। 91 को 26 से कराइए, 6 कम 6, 6 9 54 का 6 कम 6, 6 9 54 का 4 हासिल लगा 5, 2 1 कम 2, ठीक है, नहीं 6 कम 6, 6 9 54, 5 का हासिल लगा 5 आ जाएगा यहाँ पे, 2 1 कम 2, 2 9 18, कितना हो जाएगा 6 4 2 6 8 5 13 और 1 2, तो इधर आ जाएगा 2366। इधर कितना आएगा देखिए, 13 दूनी 26 का 6, हासिल कितना लगा 2, 13 8, ठीक है, 8 3 24 का 4 हासिल लगा 2, 8 1 कम 8 2 10, 104, 13 8 104, 104 और 2 कितना हो जाएगा 106। 106 का क्या लिखेंगे हम लोग, 6 लिखेंगे, मतलब 10 बच जाएगा। 13 कम 13 और 10 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो 2366 हुआ कि नहीं हुआ, देखिए हो गया। यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि LCM, सॉरी क्या बोलेंगे, LHS बराबर RHS। ठीक है, ये हमारी जांच हो गई। क्या बात समझ में आ गई? अब हम लोग इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि फर्स्ट हो गया 26 और 91, 510 और 92 वाला आपको करना है। इसके बाद जो है तीसरा पॉइंट जो है इसका 336 और 54, वो हम आपको करके बताते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके हटा दें इसको यहाँ से। चलिए हटाते हैं हम लोग। दूसरा आपके लिए होमवर्क है। तीसरे में क्या है, 336 और 54। तो पहले किस में लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने पर, तो यहाँ लिख देते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने पर। ठीक है, चलिए पहले इसके गुणनखंड कर लेते हैं। तो 336 के करिए, 2 से काटिए, 2 1 कम 2, कितना आएगा, 1 बचेगा 13, तो 12, 2 छंग 12, 2 अटे 16, फिर 2 से काट दीजिए, 2 अटे 16, 2 चक्कू 8, फिर 2 से कटेगा, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, फिर 3 से काटिए, 3 7 21, और फिर 7 से काटिए, 7 1 कम 7। इसके बाद करते हैं 54 का, तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 3 से काटिए, 3 9 27, फिर 3 से काटिए, 3 3 9, फिर 3 से काटिए, 3 1 कम 3। इसका मतलब 336 के क्या हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड 2 1 2 3 4, 2 की पावर 4 गुणे 3 गुणे 7, ये हो जाएंगे। और 54 का कितना हो जाएगा, 54 का हो जाएगा आपका 2 गुणे 3 की पावर 3, यही तो हो जाएगा ना। अब बात करते हैं LCM और HCF की। ठीक है, इसलिए ठीक है, HCF क्या हो जाएगा, कॉमन क्या है दोनों में, कॉमन दोनों में 2 है और 2 के सबसे छोटी पावर 2 है, तो कॉमन कितना, HCF कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 हो जाएगा। अब बात करते हैं, अच्छा एक मिनट 2 हो जाएगा, साथ में 3 भी तो है और 3 कॉमन है, 3 की सबसे छोटी पावर ये वाली है, तो 3 खाली आ जाएगा यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब बात करते हैं LCM की। तो LCM में तो सभी लेते हैं, तो पहले 2 है और 2 की बड़ी पावर लेंगे, तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, गुणा 3 है, 3 की बड़ी पावर लेंगे, 3 की पावर 3 हो जाएगा। अब क्या बच रहा है, 7 बच रहा है, 7 को ले लेंगे, जरा से गुणा करिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 3 9 3 27 और यहाँ पे आ जाएगा 7, तो इससे गुणा करा लेते हैं हम लोग। सबसे पहले 27 का 16 से कराते हैं,
6 सत्ते 42 का 2 हासिल लगा 4, 6 दूनी 12 और 4 16 गुणा 7 और 2 कितना आएगा 2, 6 7 13 का 3 हासिल लगा 1 2 2 4 ये आ जाएगा। अब इसका गुणा 7 से करा लेते हैं तो 7 दूनी 14 का 4 हासिल लगा 1, 7 तियाँ 21 और 1 22 का 2 हासिल लगा 2, 7 चौक 28 2 30, 30 24 इसका एलसीएम आ गया और 6 क्या हो गया इसका एचसीएफ हो गया। क्या बात समझ में आ गई आपके? नहीं आई। अब जांच भी कर लेते हैं, जांच ज़रूरी है तो जांच लिखते हैं हम लोग। क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक, ये हो जाएगा। तो दो संख्याएं कौन कौन सी थी भाई हमारे पास? 336 गुणा 54 बराबर इधर क्या है 30 24, एक मिनट, एचसीएफ कितना है 6, एलसीएम कितना है 30 24। चलिए गुणा कराते हैं। सबसे पहले इधर का करा लेते हैं। 6 चौक 24 का 4 हासिल लगा 2, 6 दूनी 18, 6 दूनी 12 2 14 का 4 हासिल लगा 1, 6 0 का 0 यानी कि 1 6 3 18, 18,144 आ गया। क्या बात समझ में आ गई आपको? अब इसको देख लेते हैं हम लोग। तो 336 को 54 से करना है। 4 छंग 24 का 4, आखिरी 4 आया, 4 मिल गया मतलब आ रहा है आंसर। ठीक है, चलिए 4 छंग 24 का 4 हासिल लगा 2, 4 3 12 2 14 का 4 हासिल लगा 1, 4 3 12 1 13, 5 से करते हैं। 5 6 का 30 का 0 हासिल लगा 3, 5 3 15 3, 18 का 8 हासिल लगा 1, 5 3 15 और 1 16। तो कितना आ जाएगा देखिए 4 4 3 और 8 11 का 1 हासिल लगा 1 2 6 8 और 1 कितना आ गया 18,144 आ गया। इसका मतलब हम यहाँ कह सकते हैं इति सिद्धम, मतलब LHS बराबर RHS। ये हो गया क्वेश्चन नंबर दूसरे का दोनों पॉइंट। ठीक है, तीसरा वाला एक जो बीच वाला रह गया दूसरा पॉइंट वो आपके लिए होमवर्क है, वो करिएगा आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हटा दें इसको यहाँ से, नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यानी कि अब हम लोगों को क्या ज्ञात करना है? HCF LCM ज्ञात करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। इसमें 3 पार्ट दे रखे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसमें 2 हम बताएंगे, फर्स्ट और थर्ड, आप लोग हमें सेकंड वाला करके बताइएगा। ठीक है, होमवर्क है आपके लिए। तो पहला पॉइंट देखते हैं, और निकालना किसे? अभाज्य गुणनखंड विधि से। क्या दे रखा है? 12 15 और 21, यही दे रखा है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखते हैं इन्हें। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करने पर। ठीक है, चलिए तो 12 इसको करते हैं, 2 छंग 12, फिर 2 तियाँ 6, फिर 3 एकम 3, 15 को करिए, 3 पचे 15, 5 एकम 5, 21 को करते हैं हम लोग, 3 सते 21, 7 एकम 7। तो अगर हम आपको 12 बताएं, 15 बताएं और 21 बताएं तो कैसे लिख सकते हैं इसको? देखिए 2 2 2 की पावर 2, यहाँ लिख सकते हैं 3। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखेंगे 3 गुणे 5 और यहाँ क्या लिखेंगे 3 गुणे 7। अब बात करते हैं HCF और LCM की। ठीक है, तो HCF क्या हो जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा इनका? देखिए कॉमन क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है, और 3 में सबसे छोटी पावर 1 ही है, तो 3 हो जाएगा HCF। LCM बात करते हैं। LCM में हम कॉमन तो लेते ही, कॉमन की सबसे बड़ी घात लेते हैं और बाकी सब चीज़ें भी लेते हैं। तो 2 तो लेंगे, 2 का स्क्वायर तो आएगा, 3 3 3 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, 7 भी आएगा। गुणा कराइए इसका, तो देखिए 7 तियाँ 21, ठीक है, और ये 4 है, 21 चक्कू 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 84। गुणे में क्या बचेगा हमारे पास? 5 बचेगा। 5 से गुणा करिए, 5 चक्कू 20 का 0 हासिल लगा 2, 5 × 40 और 2, 1 मिनट, 5 चक्कू 20 का 0 हासिल लगा 2, 5 × 40 और 2 42।
कितना आ जाएगा 420, तो 420 एलसीएम आ गया, एचसीएफ क्या हो गया 3 आ गया। ठीक, अब इसका जो थर्ड पॉइंट है हमने बताया आपसे कि 2 हम बताएंगे आपको। थर्ड पॉइंट क्या है, 8 9 25, 8 9 25। अब इसको ऐसे नहीं अगर करना चाहें, इसको हमें पता चल रहा है तो हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने पर तो 8 9 25 लिखें। चलिए ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अगर आपको आता है करना। छोटे तो आप ऐसे ही जान जाएंगे। 2 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 मतलब 2 की पावर 3, इसको 3 तिहाई 9 मतलब 3 की पावर 2, और 5 25 मतलब 5 की पावर 2। ठीक, तो HCF क्या हो जाएगा आप ही लोग बताइए। कुछ भी कॉमन है नहीं, लेकिन अगर हम 1 गुणा में कर लें तो इस पर कोई फर्क भी तो नहीं पड़ रहा। तो 1 कॉमन हो गया, HCF कितना हो गया 1 हो गया। LCM देखते हैं, सभी मिल जाएंगे तो 2 की पावर 3 मिलेगा, 3 की पावर 2 मिलेगा और 5 की पावर 2 मिलेगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिहाई 9, 5 25, 8 9 72 गुणे में 25, 25 दूना 50 के 0 ऐसे लेगा 5, 25 सते 150। अरे कितना होगा 25 सते, 25 सते 25 छक्का 150, 25 सते 175 होता है ना। उसमें भी हम अगर 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 180 हो जाएगा, यानी कि कितना हो गया 1800 हो गया। तो ये हमारा LCM हो गया। क्या समझ गए दोनों पॉइंट? तीसरा आप मुझे करके बताइएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना रखते हैं। ये पार्ट 1 है, इसके पार्ट 2 में इसके आगे की जो प्रश्नावली 1 है वो भी करा देंगे आपको। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।